सो सेल ऑर्गेनेल्स के बारे में हमको पता चल गया। हम सेल के बारे में काफ़ी चीज़ें जान चुके हैं अभी तक। अब हम एक बड़ा इम्पॉर्टेंट टॉपिक सीखेंगे टू कंक्लूड दिस चैप्टर। अब हम इस चैप्टर के बिल्कुल फाइनल फेज़ में आ गए हैं। हम यहाँ पर सेल डिवीज़न के बारे में सीखेंगे। जब हमने ये चैप्टर शुरू किया था तो हम सेल थ्योरी के बारे में बात कर रहे थे और उसके साथ हमने एक्सटेंडेड सेल थ्योरी की बात की थी, जिसमें हमने कहा था कि एक साइंटिस्ट रूडोल्फ वर्शो ने इन द ईयर 1855 ये बताया कि जो सेल होती है वो एक प्री एग्जिस्टिंग सेल से ही बनती है। हाँ, ये बात याद है आपको? हमने उसको कहा था कि दिस इज़ एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ सेल थ्योरी। तो आपका सेल थ्योरी जो कि श्लीडन और श्वैन ने दिया था 39 में, वो अलग बात हो गई और ये उसका एक्सपेंशन है। इसमें सेल डिवीज़न का एक आइडिया आया था यहाँ से निकल के कि एक सेल जो होती है वो डिवाइड होती है और डिवाइड होकर के एक से ज़्यादा सेल बनाती है। तो एक सेल से 2 सेल बन सकती है, एक सेल से 4 सेल बन सकती है, डिपेंडिंग अपॉन द रिक्वायरमेंट। तो ये बात तो क्लियर है कि एक सेल जो है वो जब मैच्योर हो जाएगी तो 2 ही बातें हो सकती हैं कि या तो इट विल गेट डिस्ट्रॉयड, इट विल डेड, हाँ इट विल बी डेड, या तो ये नहीं बचेगी और या तो ये बचेगी तो फिर ये डिवाइड होगी और डिवाइड होकर के सेल डिवीज़न करेगी। हालांकि लिविंग सेल्स हमेशा सेल डिवीज़न करे ही ये ज़रूरी नहीं है, ये बात मैं अभी क्लियर कर दूं। प्लांट सेल जब हम पढ़ेंगे, प्लांट टिश्यूज़ पढ़ेंगे, तो हमको कुछ ऐसे सेल्स मिलेंगे जो सेल डिवीज़न नहीं करते फिर भी सर्वाइव करते हैं। लिविंग सेल्स जो कि सेल डिवीज़न नहीं करते, ऐसे सेल्स प्लांट्स में मिलते हैं। लेकिन फिर भी अगर हम लिविंग वर्ल्ड में देखें तो ज़्यादातर सेल्स ऐसी हैं जो कि अपने फर्दर रिप्रोडक्शन के लिए, अपना नंबर बढ़ाने के लिए, फॉर एनी पर्पस, वो अपना नंबर बढ़ाने के लिए डिवाइड होती हैं एंड दिस प्रोसेस इज नोन एज सेल डिवीज़न। तो जो सेल डिवीज़न है उसकी ज़रूरत क्या है, हम एक वीडियो से समझने की कोशिश करेंगे कि सेल डिवीज़न किस तरह से होता है, उसमें क्या क्या होता है और किस तरह से हम सेल डिवीज़न को, हमारी जो बॉडी है वो अपने बेनिफिट के लिए अलग अलग टाइप के सेल डिवीज़न को अलग अलग जगह यूज़ करती है। तो लेट अस वॉच इट। ये बेसिकली सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर, ये हमको एक बड़ी इंपॉर्टेंट बात बताता है कि सेल डिवीज़न इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर 3 थिंग्स। वन इज़ फॉर ग्रोथ। हमारी बॉडी में एक बात याद रखें, हमारी बॉडी में 2 तरह की सेल्स हैं। एक सेल जो है वो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती है, हाँ, इसको हम बोलते हैं, ऐसी सेल्स जो हमारी बॉडी का स्ट्रक्चर बनाती हैं उसको हम बोलते हैं सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स, हाँ, यहाँ पे वर्ड सोमा का मतलब होता है बॉडी। बॉडी की सेल्स और सोमैटिक सेल्स, बॉडी की सेल्स जो हमारी बॉडी के बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं। हम उसको स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ तो कह ही रहे थे सेल को, क्योंकि हमारी बॉडी इन सेल से मिलकर के बनी है। तो सोमैटिक सेल्स हमारी बॉडी की मैक्सिमम सेल्स हैं जो हमारी मसल्स, हमारी बोन्स, हमारी बॉडी का इंफ्रास्ट्रक्चर बनाती हैं और हमारी बॉडी जैसी भी दिखती है वो बिकॉज ऑफ दिस दिखती है। अब ये सेल्स जो हैं ये हमेशा से तो सेम नंबर की हो नहीं सकती किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की बॉडी। जैसे हम ह्यूमन बॉडी की बात करें तो आपको ये बात तो अच्छे से पता है कि जो इन्फेंट होता है वो तो बिल्कुल छोटा, एकदम छोटा बच्चा जो बिल्कुल 0 डे का बेबी है वो तो बहुत छोटा है साइज़ में, और ग्रेजुअली वो जब उसकी जैसे जैसे एज बढ़ती है वैसे वैसे वो ग्रो करता है, तो फिर उसका साइज़ बढ़ता है, उसकी हाइट बढ़ती है। हाइट बढ़ते बढ़ते उसकी एक पर्टिकुलर हाइट उसकी चाइल्डहुड में होती है, फिर वो जब उसका मैच्योर होता है वो तब उसकी मैक्सिमम हाइट अटेन करता है। तो छोटे साइज़ से बड़ा साइज़ होने के लिए, यानी ग्रोथ करने के लिए उसको कंपैरेटिवली ज़्यादा सेल्स चाहिए। तो पहले जब वो छोटा था तब उसकी बॉडी में नंबर ऑफ सेल्स कम थे। अब जब वो बड़ा हो गया है, उसका बॉडी का साइज़ बड़ा हो गया है, तो नंबर ऑफ सेल्स जाहिर है बढ़ गए होंगे, ज़्यादा हो गए होंगे। कैसे हो गए होंगे? बाय द प्रोसेस ऑफ सेल डिवीज़न। उस समय जब वो छोटा बच्चा था तो उसकी बॉडी में जो सेल्स थे उन सेल्स ने जो डिवीज़न किया, उस डिवीज़न से नंबर ऑफ सेल्स बढ़ गए। तो सेल डिवीज़न काम किस चीज़ के लिए आया? ग्रोथ के लिए। हाँ, इट इज़ यूज्ड फॉर ग्रोथ। एक बात। दूसरी बात क्या
कि ऐसा भी होता रहता है कि हमारी बॉडी में कुछ ना कुछ चोट वोट लगती रहती है। हाँ, कभी हमको आपने देखा होगा कि कुछ ब्रूसेस आ जाते हैं, कुछ छिल जाता है, स्किन छिल गई, थोड़े टाइम बाद देखते हो आप 2-3 दिन बाद कि वो जो हमको जो थोड़ी बहुत इंजरी हो गई थी, स्किन डेड हो गई थी, वो स्किन की जगह दूसरी फ्रेश स्किन डेवलप हो गई है। कैसे हो गई होगी? देयर मस्ट बी अनदर सेल डिवीज़न से रिपेयर एंड मेंटेनेंस भी होता है। तो ग्रोथ के अलावा रिपेयर एंड मेंटेनेंस, हमारी बॉडी में सेल्स लगातार मरती रहती है। एवरी डे मोर देन 30,000 सेल्स आर डाइड इन आवर बॉडी। तो हमारी बॉडी में उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, मतलब रिपेयर एंड मेंटेनेंस के लिए भी सेल डिवीज़न की ज़रूरत है, जिससे कि जो सेल्स डेड हो जाए उनको रिप्लेस कर दिया जाए बाय फ्रेश सेल्स की ज़रूरत तो है क्योंकि वो फंक्शनल यूनिट भी है, केवल बिल्डिंग ब्लॉक थोड़ी है। सेल के अंदर ऐसी मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़ हो रही हैं जो कि हमारे ऑर्गन्स को, हमारे सिस्टम को चालू रखने के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी प्रोड्यूस करती हैं। तो सेल्स का ज़िंदा रहना ज़रूरी है। अगर किसी पर्सन की मोस्ट ऑफ द सेल्स डेड हो जाएंगी तो द पर्सन विल नॉट सर्वाइव, वो भी मर जाएगा। तो उसको ज़िंदा रखना है तो उसकी सेल्स को ज़िंदा रहना पड़ेगा, लेकिन कुछ सेल्स तो मर ही जाएंगी। तो उन सेल्स को रिप्लेस करने के लिए, नई सेल्स बनाने के लिए भी हमको क्या चाहिए? सेल डिवीज़न चाहिए। द थर्ड थिंग इज reproduction. We understand that living organisms reproduce and increase the number of their species. जैसे ह्यूमंस के जो बच्चे होंगे वो एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन, इस तरह से एक स्पीशीज़ की कंटिन्यूटी के लिए, लाइफ की कंटिन्यूटी के लिए ज़रूरी है। रिप्रोडक्शन अगर नहीं होगा तो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स आज ज़िंदा हैं उनकी कोई ना कोई पर्टिकुलर एज होती है, मैक्सिमम, उससे ज़्यादा वो ज़िंदा नहीं रह सकते, कभी ना कभी तो मर जाना पड़ेगा उनको। तो वो जब सब ख़त्म हो जाएंगे तो फिर बाद में कौन रहेगा? बाद में वो बच्चे बड़े हो जाएंगे जो कि उन्होंने रिप्रोड्यूस किए थे। तो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के लिए भी स्पेशल सेल्स की ज़रूरत होती है जो कि रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होने वाले स्पेशल सेल डिवीज़न की वजह से बनती हैं। हाँ, उन सेल्स को हम बोलते हैं गैमेट्स। सो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल्स। एक सेल तो हमने कहा कि सोमैटिक सेल्स है, दूसरे टाइप की सेल्स जो हैं वो रिप्रोडक्टिव सेल्स या सेक्स सेल्स, या हम इसको सिंपली बोल सकते हैं गैमेट्स। हाँ, गैमेट्स और सेक्स सेल्स जो हैं उनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स 50% ऑफ दैट ऑफ अ सोमैटिक सेल्स होते हैं। सोमैटिक सेल्स किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, उसमें एक फिक्स्ड सेट ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं एंड दिस नंबर इज असाइंड बाय नेचर टू अ पर्टिकुलर लिविंग ऑर्गेनिज्म। वो जैसा दिखता है दैट इज बिकॉज ऑफ द कैरेक्टरिस्टिक्स that are carried by the genes which are situated on the chromosomes. तो क्रोमोसोम्स जो हैं उनका नंबर ह्यूमंस में हम कहते हैं कि देयर आर 23 पेयर्स। 23 पेयर्स मतलब 23 into 2 टोटल 46 क्रोमोसोम्स आर देयर इनसाइड अ सिंगल सोमैटिक सेल। और वो सेल जब डिवाइड करती जाएगी, हाँ, तो वो 46 क्रोमोसोम्स वाले दूसरे सेल्स बनाती जाएगी और ग्रोथ एंड मेंटेनेंस, पहले 2 इश्यूज इस तरह से सॉर्ट आउट होंगे। लेकिन रिप्रोडक्शन की जो प्रोसेस है उसके लिए स्पेशलाइज्ड सेक्स सेल्स की ज़रूरत है जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स जस्ट हाफ ऑफ दिस यानी 23 रहते हैं। हाँ, तो इस लिहाज से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। वन, जिस सेल डिवीज़न के बाद में नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स उतना ही रहे जितना कि मदर सेल में था। जो सेल डिवाइड करती है उसको मदर सेल बोलते हैं, जो सेल बनती है उसको डॉटर सेल बोलते हैं। तो मदर सेल में जितना नंबर ऑफ क्रोमोसोम था, अगर उतना ही नंबर ऑफ क्रोमोसोम डॉटर सेल में हो तो इस तरह के का सेल डिवीज़न होता है सोमैटिक सेल में, जिसको हम माइटोसिस बोलते हैं। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल में होने वाले स्पेशल सेल डिवीज़न को हम मियोसिस बोलते हैं, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम हाफ रह जाता है यानी 46 से कम होकर के 23 क्रोमोसोम्स हो जाता है, गैमेट्स बनते हैं। हाँ, जिनमें पूरे क्रोमोसोम्स होते हैं उन सेल्स को हम डिप्लॉइड सेल्स बोलते हैं। एक वर्ड याद रख लो, डिप्लॉइड। उसको हम सिंबॉलिकली बोलते हैं 2n,
डिप्लॉयड सेल्स, जिसमें 2 into n, n is the number assigned to our species, 2 into 23, टोटल 46 क्रोमोसोम्स होते हैं एक सेल के न्यूक्लियस में। हाँ, और ये सेल्स जिसमें 23 क्रोमोसोम्स यानी हाफ ऑफ दैट यानी ओनली n क्रोमोसोम्स होते हैं, वो 2n था, ये n है, इसको हम बोलते हैं हैप्लॉइड सेल्स। हाँ, तो गैमेट्स आर हैप्लॉइड सेल्स। गैमेट्स हैं क्या बेसिकली? ह्यूमंस में गैमेट्स आर द रिप्रोडक्टिव सेल्स और सेक्स सेल्स। मेल में स्पर्म्स और फीमेल में ओवा। ये आप 8th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ के आए हो, वही बात यहाँ पे हो रही है। तो इन स्पेशलाइज सेल को बनाने के लिए रिप्रोडक्टिव ऑर्गन में एक अलग तरह का सेल डिवीज़न होगा, और हमारी बॉडी की सेल्स यानी सोमैटिक सेल्स में अलग तरह का सेल डिवीज़न होगा। यहाँ पे जो सेल डिवीज़न होंगे उनको हम देखते हैं इस वीडियो में, है ना। यानी कि हम यहाँ पे बात करेंगे कि सेल डिवीज़न के डिफरेंट टाइप्स वो किस तरह से परफॉर्म किए जाते हैं और फिर अल्टीमेटली उनका क्या यूज़ होता है। तो जो बातें मैंने आपको प्रिसाइसली अभी बताई हैं वही बातें आप इस वीडियो में देखोगे। तो देखें कि हमें ये पता चल गया कि क्यों काम आता है। इस हिसाब से देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीज़न। अब सेल डिवीज़न के 2 टाइप हो गए। एक टाइप हो गया माइटोसिस, जैसा कि हमने कहा कि बॉडी की सेल्स सोमैटिक सेल्स में, दूसरा मियोसिस जो कि गैमेट फॉर्मेशन के लिए रिप्रोडक्टिव सेल में होता है। तो माइटोसिस, मोस्ट ऑफ द सेल्स आर डिवाइडेड बाय दिस मेथड। हमने कहा कि हमारी बॉडी में ज़्यादातर सेल्स हैं ही सोमैटिक सेल्स। जो सेक्स सेल्स होती हैं वो तो केवल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में होंगी। तो हमारी बॉडी की क्योंकि मैक्सिमम सेल्स हैं ही सोमैटिक सेल्स, तो हम ये देख सकते हैं कि माइटोसिस मोस्ट ऑफ द सेल्स में होता है। एक बात, ठीक है। एंड दिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन हेल्प्स इन द ग्रोथ एंड रिपेयर ऑफ द बॉडी। ग्रोथ एंड रिपेयर या ग्रोथ एंड मेंटेनेंस ऑफ द बॉडी, जो कि हम जिक्र कर रहे थे कि इसका पर्पस केवल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना है। इसको कोई स्पेशलाइज सेल नहीं बनानी, ये केवल नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाएगा और उस वजह से ऐसी सेल्स जो डेड हो गई हैं वो रिपेयर हो जाएंगी, मतलब रिप्लेस हो जाएंगी, और ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल है स्पेसिफिकली वहाँ पे उस जगह छोटी एज में जब पूरी बॉडी ही ग्रो कर रही है उस समय माइटोसिस बहुत ज़्यादा होगा। उसके अलावा भी हमारी बॉडी के कुछ पार्ट्स जो होते हैं उनमें ग्रोथ देखने को मिलती है। आपके नेल्स में अगर ग्रोथ देखने को मिल रही है तो यू कैन अंडरस्टैंड कि यहाँ पे माइटोसिस हो रहा है सोमैटिक सेल्स में। आपकी हेयर ग्रोथ हो रही है तो आप वहाँ पे भी ये अंदाज़ा लगा सकते हो। तो ये माइटोसिस जो है उसमें एक्चुअली वो तो हमारी बॉडी की ग्रोथ के लिए कि बच्चा था बड़ा हो गया, ग्रोथ ऑफ बोन, ग्रोथ ऑफ मसल। जैसे जैसे एज बढ़ेगी वैसे वैसे बॉडी का शेप बदलेगा, बॉडी का साइज बड़ा हो जाएगा और उसके लिए भी रिक्वायर एक्स्ट्रा सेल्स। एक्स्ट्रा सेल्स विल बी प्रोवाइडेड बाय माइटोसिस। न्यू सेल्स आर रिक्वायर्ड फॉर रिपेयर एंड मेंटेनेंस। रिपेयर एंड मेंटेनेंस में भी जैसा कि हम कह रहे थे कि चोट लग गई तो वहाँ पर थोड़े टाइम बाद वो जो जख्म होगा, हमारा जो वुंड होगा वो भर जाएगा। तो कैसे भर जाएगा कि सेल डिवीज़न होगी। जो डैमेज्ड सेल्स हैं, जो सेल्स डेड हो गई हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। हाँ, और न्यू स्किन सेल्स विल रिप्लेस द डैमेज्ड स्किन सेल्स। थोड़े टाइम बाद वो बिल्कुल फ्रेश स्किन दिखने लग जाएगी। हमारी बॉडी में 30,000 to 40,000 सेल्स इन अ डे, जैसा कि हम जिक्र कर रहे थे, रोज़ मर जाती हैं। इतनी तो हमारी बॉडी रोज़ लूज़ कर देती है इतनी सेल्स को। तो यानी कि हमें रेगुलर बेसिस पर माइटोसिस की ज़रूरत है। माइटोसिस में एक सेल डिवाइड होकर के इस तरह से 2 सेल में बढ़ जाती है। इसको हम मदर सेल बोलते हैं, ये दोनों डॉटर सेल्स हैं। तो मदर सेल में यहाँ पे 2 क्रोमोसोम्स दिख रहे हैं, डॉटर सेल्स में भी 2 और 2 क्रोमोसोम्स ही दिख रहे हैं, मतलब द टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हैव नॉट चेंज्ड आफ्टर दिस टाइप ऑफ सेल डिवीज़न। ये सेल डिवीज़न नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाने के लिए है, इसलिए ये ग्रोथ एंड रिपेयर या मेंटेनेंस का काम करता है। हाँ, और ये हमारी बॉडी की सोमैटिक सेल्स में मिलने वाला डिवीज़न है। सोमैटिक सेल मतलब बॉडी की सेल जो बॉडी का स्ट्रक्चर बनाएगी। क्लियर हो गई है ये बात।
46 क्रोमोसोम ह्यूमन सेल्स में होते हैं, जैसा हमने कहा कि वी हैव 46 क्रोमोसोम्स। यहाँ पे भी डॉटर सेल में 46 एंड 46 क्रोमोसोम्स, दोनों डॉटर सेल्स में 46 क्रोमोसोम्स होते हैं आफ्टर द डिवीज़न। तो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स डज नॉट चेंज। इसका सिग्निफिकेंस क्या है? नंबर ऑफ क्रोमोसोम चेंज हो जाएगा तो सेल का एक्सप्रेशन बदल जाएगा। मतलब सेल जो जैसा मदर सेल जो फंक्शंस परफॉर्म कर सकती थी, डॉटर सेल वो फंक्शन परफॉर्म नहीं करेगी, तो फिर उसका कोई फ़ायदा नहीं है। तो यहाँ पे नंबर ऑफ क्रोमोसोम सेम रहना, आइडेंटिकल, ऑलमोस्ट आइडेंटिकल सेल्स बनना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। माइटोसिस से आइडेंटिकल जेनेटिक स्ट्रक्चर वाली सेल बनती है। लेकिन जो दूसरा सिचुएशन हम बात कर रहे थे रिप्रोडक्शन, तो आप देखें कि हमारे दोनों तरफ रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स दिख रहे हैं। हाँ, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को हम ओवरी बोलते हैं। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन जो है, इसको हम टेस्टिस बोलते हैं। दीज आर द रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिसके अंदर स्पेशलाइज्ड सेल्स बनेंगी बाय द प्रोसेस ऑफ meiosis, by the process of meiosis। अब ये meiosis होगा जो, इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ रह जाएंगे। ये एक स्पर्म है जिसको हम मेल गैमेट बोलते हैं। दिस इज अ हैप्लॉइड सेल। हैप्लॉइड का मतलब हमने क्या बताया था? जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स हाफ एज कंपेयर टू द सोमैटिक सेल्स होते हैं। हमारी सोमैटिक सेल्स में उतने नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं जितनी हमारी स्पीशीज़ को असाइंड है। तो यहाँ पर स्पर्म जो है वो एक हैप्लॉइड सेल है। इसी तरह से ये ओवम है, जो प्लूरल होता है हम ओवा बोलते हैं, लेकिन एक ही सेल है तो ओवम बोलेंगे। ओवम जो है वो भी एक हैप्लॉइड सेल है। इसका मतलब ये हुआ कि टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन दोनों सेल्स में 46 के बजाय 23 एंड 23 ईच हैं। क्यों है? क्या ज़रूरत है ऐसा करने की? ऐसा करने की ये ज़रूरत है कि ये दोनों सेल्स जो हैं रिप्रोडक्टिव सेल्स, दे आर मेड फॉर रिप्रोडक्शन ओनली। स्पेशल पर्पस के लिए बनाई गई हैं। दे विल कम टू मीट ईच अदर, दे विल फ्यूज इनटू ईच अदर, और दोनों आपस में मिलके एक 46 क्रोमोसोम वाली सेल बनाएंगे आफ्टर द प्रोसेस कॉल्ड फर्टिलाइजेशन, जिसको हम जाइगोट बोलते हैं। जाइगोट इज द 8th क्लास में रिप्रोडक्शन पढ़ा था, तो जाइगोट इज द फर्स्ट सेल ऑफ अ न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म फॉर्म्ड एज अ रिजल्ट ऑफ रिप्रोडक्शन। जो रिप्रोडक्शन की प्रोसेस के दौरान बना, उस लिविंग ऑर्गेनिज्म की फर्स्ट सेल जाइगोट है। और वो जाइगोट बना है बाय द फ्यूजन ऑफ गैमेट्स। दिस इज मेल गैमेट, दिस इज फीमेल गैमेट। इन दोनों का फ्यूजन हो गया। द प्रोसेस इज नोन एज फर्टिलाइजेशन। तो क्योंकि हमको फर्टिलाइजेशन के बाद जो जाइगोट चाहिए वो 46 क्रोमोसोम वाला चाहिए, इसलिए हम पहले ही हमारी बॉडी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स में गैमेट बनाती है जो कि हैप्लॉइड सेल्स होते हैं, जिनमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम एग्जैक्टली आधा हो जाता है, जिससे कि जब वो बाद में एट द टाइम ऑफ फर्टिलाइजेशन फ्यूज हो तो 46 क्रोमोसोम वाली सेल बन जाए जाइगोट। और फिर बाद में वो जाइगोट सेल डिवीज़न करता रहे माइटोटिक टाइप का, यानी माइटोसिस करता रहे, और सिर्फ नंबर ऑफ सेल बढ़ा करके ग्रोथ एंड मेंटेनेंस का काम करता है। तो दीज 2 टाइप्स ऑफ सेल डिवीजन्स जो हैं ये बैक टू बैक होते रहते हैं। और इन दोनों को अब थोड़ा सा और इनके बारे में हम देख लेते हैं फर्दर डिटेल्स कि ये किस तरह से होते हैं। तो स्पर्म एंड ओवा, ये इनमें 23 क्रोमोसोम्स हैं, मतलब ये हैप्लॉइड सेल्स हैं। और ये जैसा कि हमने बताया फर्टिलाइजेशन के टाइम फ्यूज होकर के जाइगोट फॉर्मेशन करेंगे। तो मियोसिस इज द सेकेंड टाइप ऑफ डिवीजन टू प्रोड्यूस रिप्रोडक्टिव सेल्स और गैमेट्स। गैमेट्स आर रिप्रोडक्टिव सेल्स, इनको हम सेक्स सेल्स भी बोलते हैं। दे आर स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर रिप्रोडक्शन। मियोसिस में
जो पेरेंट सेल होती है वो पहला जो सेल डिवीज़न करती है दैट इज़ एग्जैक्टली लाइक माइटोसिस। ये 2 स्टेजेस में होता है। तो पहले तो 2 सेल बनती हैं, 2 डॉटर सेल्स पेरेंट सेल से, जो कि वैसी ही होती हैं जैसे कि माइटोसिस में बनी थी, मतलब कि इसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम तो उतना ही होता है जितना कि मदर सेल में है। लेकिन इसका जो एक और स्टेज होता है, सेकेंड स्टेज, जिसमें अब इन 46 क्रोमोसोम्स को हाफ हो जाने की ज़रूरत है। तो उसमें सेकेंड स्टेज में जाकर के क्या होगा कि ये फर्दर 2 सेल्स में डिवाइड हो जाएंगी, 2 डॉटर सेल्स और बना लेंगी, जिसमें नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो होगा वो 23 रहेगा। तो ये जो डॉटर सेल्स हैं, ये डॉटर सेल्स, ये जो 4 डॉटर सेल्स बनी हुई दिख रही हैं, ये बनी है सिंगल पेरेंट सेल से। माइटोसिस में और मियोसिस में एक डिफरेंस यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है कि माइटोसिस में एक सेल से 2 डॉटर सेल्स बनती थी, यहाँ पर एक सेल से 4 डॉटर सेल्स बन रही हैं। हाँ, 4 हैप्लॉइड सेल्स, 4 गैमेट्स बन रहे हैं एक रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की सेल से, जिसको हम पेरेंट सेल बोलते हैं। तो 46 क्रोमोसोम्स के बजाय अब इनमें सब में 23 क्रोमोसोम्स हो गए हैं। नाउ दे आर रेडी टू टेक पार्ट इन रिप्रोडक्शन प्रोसेस। During the fertilization, they will combine with the gamete of other sex and they will form a zygote that would be the first cell of the newly formed living organism during the reproduction process. ठीक है जी। तो मियोसिस और माइटोसिस में हमको ये फर्क दिख रहा है। रिप्रोडक्टिव सेल्स आर फॉर्म्ड बाय मियोसिस। पर्पस ये है कि 23 सेल्स मिलकर के 46 क्रोमोसोम वाला जाइगोट बना दें। जो ह्यूमन मसल सेल्स है या ह्यूमन अदर सेल्स जिनको हम सोमैटिक सेल्स बोलते हैं, उनमें 46 क्रोमोसोम्स होते हैं। ये माइटोसिस से बनी है। और स्पर्म्स एंड ओवा जो हैं या ह्यूमन एग सेल्स जो हैं वो बनी है बाय द प्रोसेस ऑफ मियोसिस, माइटोसिस, मियोसिस। तो वायरस एग सेल्स हैव हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स। ये बात मैंने आपको बता दी कि दे विल हैव टू फर्टिलाइज, उनका फर्टिलाइजेशन होगा और फिर दोनों मिलकर के एक डिप्लॉयड सेल, एक जाइगोट बनाएंगे दैट वुड बी द फर्स्ट सेल ऑफ द न्यूली फॉर्म्ड लिविंग ऑर्गेनिज्म। सो दिस इज जाइगोट। हाँ, जाइगोट में देयर आर 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स। 23 पेयर्स मतलब 23 इंटू 2। हाँ, 2n में n इज 23, तो 2 इंटू n, 2 into 23 is 46 chromosomes would be there. ये 46 chromosomes zygote के, ये पहली सेल है। Now it will start dividing with what type of cell division? अब ये माइटोसिस करेगा। मियोसिस से गैमेट्स बने, गैमेट्स ने कंबाइन होकर के जाइगोट बनाया। अब जाइगोट क्या करेगा? जाइगोट करेगा माइटोसिस, यानी जाइगोट अब ग्रोथ करना चाहता है, अब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ाना चाहता है जिससे उसका साइज बढ़े और फिर उसके बाद में फर्दर डिफ्रेंशिएशन होकर के एक डिफ्रेंशिएशन मतलब अलग अलग काम बढ़ जाता है सेल्स को, हम टिश्यू चैप्टर में पढ़ेंगे डिटेल में उसके बाद। तो डिफ्रेंशिएशन होकर के एक बॉडी पूरी बन जाती है जो कि फ्यूचर इन्फेंट की तरह से हम उसको फीटस बोलते हैं उस समय, बाद में जब वो मदर की बॉडी से बाहर आ जाता है हम उसको इन्फेंट बोलने लगते हैं। तो दिस जाइगोट विल फर्दर डिवाइड इनटू मल्टीपल सेल्स एंड देन ये जो मल्टीपल सेल्स होती हैं ये एक प्री एग्जिस्टिंग सेल्स ये वाली जो है ये डिफ्रेंशिएट होकर के एक बेबी बनाते हैं। हाँ, ये सिंपल बातें आपको आई होप समझ में आ गई होंगी। अगर हम देखें कि हमारी बुक में क्या लिखा है तो हमारी बुक में भी कुछ यही बातें लिखी हुई हैं। देखें कि हमारी बुक में क्या लिखा हुआ है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। न्यू, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूँ जिससे आपको दिखे। वैसे आपके पास अपनी बुक होना चाहिए ना, अपनी बुक लेके बैठो जिससे कि आप चीज़ों को टैली कर सको अपनी एंड पर। तो न्यू सेल्स आर फॉर्म्ड इन ऑर्गेनिजम्स इन ऑर्डर टू ग्रो, टू रिप्लेस old, dead and injured cells. New cells are formed in organisms in order to grow, to replace old, dead and injured cells. To form gametes
ये रिप्रोडक्शन वाला पार्ट आ गया, रिक्वायर्ड फॉर रिप्रोडक्शन. द प्रोसेस बाय विच न्यू सेल्स आर मेड इज कॉल्ड सेल डिवीजन. देयर आर टू मेन टाइप्स ऑफ सेल डिविजन्स, माइटोसिस एंड मियोसिस. द प्रोसेस ऑफ cell division by which most of the cells divide for growth is called mitosis. In this process, each cell called mother cell divides to form two identical daughter cells, as we see in this. आप वीडियो में देखा है, वो वीडियो में आपको ज़्यादा अच्छे से समझ में आया होगा, आई एम श्योर. और the daughter cells have the same number of chromosomes. खास बात, same number of chromosomes as mother cell. डॉटर सेल में उतने ही क्रोमोसोम्स होते हैं जितने मदर सेल में होते हैं. It helps in growth and repair of tissues in organisms. Growth and repair या maintenance जिसको हम बोल रहे थे. Specific cells of reproductive organs or tissues in animals and plants divide to form gametes, which after fertilization give rise to offsprings. They divide by a different process called meiosis, which involves two consecutive divisions. जिसमें टू कंसेक्यूटिव डिवीजन, पहले वाले में माइटोसिस जैसे ही सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स, लेकिन दूसरे वाले में 4 सेल्स बनी जिसमें द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स बिकेम जस्ट हाफ ऑफ द मदर सेल. They divide by a different process called meiosis, which involves two consecutive divisions. When a cell divides by meiosis, it produces 4 new cells instead of just 2. The new cells only have half the number of chromosomes than that of the mother cell. Can you think as to why the chromosome number has reduced to half in daughter cells? ये मैं आपको बता चुका हूँ. गैमेट्स में हाफ द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इसलिए होना चाहिए जिससे वो फर्टिलाइजेशन करके एक डिप्लॉयड जाइगोट फॉर्म कर सके. ठीक है, तो यहाँ पे वैसे तो आपका ये चैप्टर ख़त्म हो गया है, लेकिन एक छोटा सा पॉइंट और दिमाग में रख लो कि व्हाट आर द डिफरेंसेस बिटवीन एनिमल सेल एंड प्लांट सेल. हाँ, ये ज़रूर हमको पता होना चाहिए. The differences between animal cell and plant cell. अब देखो, प्लांट सेल में कुछ चीज़ें तो एक्स्ट्रा थी जो एनिमल सेल में नहीं होती हैं. कई सारे डिफरेंसेस हम बता सकते हैं इसमें. क्या कि प्लांट सेल में सेल वॉल इज प्रेजेंट, यहाँ पे सेल वॉल होती नहीं है. एनिमल सेल में सेल वॉल इज एब्सेंट. प्लांट सेल में प्लास्टिड्स होते हैं, प्लास्टिड्स आर प्रेजेंट, जो कि यहाँ पर नहीं होते. प्लास्टिड्स याद है ना आपको, जो हमने कल देखा था, जिसमें फोटोसिंथेसिस की प्रोसेस हो रही थी, तो हम कहते थे केवल प्लांट ही अपना खाना खुद बना सकते हैं. फिर इसका जो वैक्यूल है वो है सिंगल लार्ज. प्लांट सेल्स हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल, जबकि एनिमल सेल जो है उसमें स्मॉल मल्टीपल वैक्यूल्स होते हैं. वैक्यूल्स का काम वैसे तो सभी जगह स्टोरेज है. हाँ, प्लांट सेल्स में थोड़ा सा ऑस्मो रेगुलेशन वाला एंगल और ऐड हो जाता है. एनिमल सेल में न्यूक्लियस इज सेंट्रलाइज्ड. इसमें सेंट्रलाइज्ड न्यूक्लियस होता है, इसमें न्यूक्लियस पेरिफेरल होता है. पेरिफेरल मतलब एक साइड में खिसका हुआ, एक तरफ पुश्ड साइड. ये इधर होता है प्लांट सेल्स में. प्लांट सेल्स में एक तरफ खिसका हुआ क्यों होता है? क्योंकि प्लांट सेल्स हैव सिंगल लार्ज वैक्यूल, तो वो न्यूक्लियस समेत बाकी चीज़ों को एक साइड में पुश कर देंगी, जबकि यहाँ पर न्यूक्लियस जो होता है बेसिकली एनिमल सेल में वो सेंट्रली लोकेटेड रहता है. प्लांट सेल में जनरली
हालांकि अब कुछ नए रिसर्चेस में पता चलने लग गया कि देयर आर लाइसोसोम्स, लेकिन जनरली प्लांट सेल्स में लाइसोसोम्स नहीं होते हैं, लाइसोसोम्स आर एब्सेंट। जबकि एनिमल सेल्स में लाइसोसोम्स आर प्रेजेंट। आपने देखा कि एनिमल सेल्स जो हैं वो जब डेड हो जाती हैं तो उसके बाद दे आर डिस्ट्रॉयड बाय द लाइसोसोम्स। हमने कहा था लाइसोसोम्स आर द सुसाइडल बैग्स और सुसाइड बैग्स ऑफ द सेल। लेकिन प्लांट सेल में ऐसा देखने को नहीं मिलता है जनरली। प्लांट सेल में हमने देखा कि जो लाइसोसोम्स जैसी कोई स्ट्रक्चर है नहीं, इस वजह से जो सेल्स डेड हो जाती हैं वो वहीं पर इन द फॉर्म ऑफ स्क्लेरेन्काइमा, यानी कि ऐसा टिश्यू जो कि डेड होता है वो पड़ा रहता है। आप जैसे प्लांट, वैसे तो हम टिश्यू पढ़ेंगे तब डिटेल में बात करेंगे इसके बारे में, लेकिन आप खुद याद करो कि आपने कोई बहुत पुराना और बड़ा ट्री देखा हो अगर, तो उसका जो आउटर मोस्ट सरफेस होता है जिसको हम उसकी बाग बोलते हैं, वो डेड सेल्स ही तो हैं सारी। उसको आप अगर उखाड़ के देखो तो देयर इज़ नो साइन ऑफ लाइफ इन दैट। इस तरह से स्क्लेरेन्काइमा, इस तरह के टिश्यू को स्क्लेरेन्काइमा हम बोलते हैं। इस तरह के बहुत सारी सेल्स डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द प्लांट मिलते हैं और जो प्लांट के लिए यूज़फुल भी होते हैं, उनको मैकेनिकल स्ट्रेंथ दे रहे होते हैं। तो लाइसोसोम यहाँ पर एनिमल सेल में प्रेजेंट है। हमारी बॉडी में वी कैन नॉट अफोर्ड टू हैव टू मैनी डेड सेल्स। हमारी डेड सेल्स, तो डेड सेल होने से तो कोई रोक नहीं सकता। हमने जैसे अभी बात की 30 to 40,000 डेड सेल्स एवरी डे हमारी बॉडी प्रोड्यूस कर रही है। तो वो डेड सेल्स को रिप्लेस करना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी बॉडी में डेड सेल्स के लिए कोई जगह नहीं है। हमारे सिस्टम में अगर सेल्स डेड हो जाएंगी तो उनको रिप्लेस किए बिना हमारा काम नहीं चलेगा। हाँ, हम ट्री के जैसे बिहेव नहीं कर सकते कि हमारी जो आउटर मोस्ट स्किन है वो इतनी हार्ड है कि कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा हमको, या हमारे इंटरनल पार्ट्स भी कुछ ऐसे हों जो कि डेड हों। ऐसा कुछ हमारी बॉडी में पॉसिबल नहीं है। हमारे सर्वाइवल के लिए ज़रूरी है कि सारी सेल्स, सारे टिश्यूज, सारे ऑर्गन्स और सारे सिस्टम्स ठीक से काम करें। अगर एक भी पार्ट ठीक से काम नहीं करता तो वो फैटल हो सकता है, यानी पर्सन की डेथ हो सकती है। ये है। उसके अलावा एक सेंट्रोजोम नाम का एक और स्ट्रक्चर होता है जो कि एनिमल सेल में प्रेजेंट होता है और एनिमल सेल में सेल डिवीज़न में हेल्प करता है। दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर इज़ नॉट प्रेजेंट इन प्लांट सेल्स। प्लांट सेल की सेल वॉल याद रखें सेल्यूलोज की बनी हुई होती है। अगर सेल्यूलोज की बनी हुई सेल वॉल नहीं है, सेल वॉल प्रेजेंट है, तो मतलब एनिमल सेल नहीं है। लेकिन सेल वॉल प्रेजेंट है और सेल्यूलोज की बनी हुई नहीं है तो प्लांट सेल भी नहीं है। फिर वो सेल जो है वो हो सकता है कि फंगस की सेल हो। हाँ, फंगाई जो होते हैं उनमें सेल वॉल जो होती है वो काइटिन की बनी हुई होती है। तो फिर से बुक में चलते हैं। ये हमारा चैप्टर कंप्लीट होता है। एक बार रिवीजन के लिए क्या पॉइंट्स दिए हुए हैं इनको एक बार नज़र से निकाल लेते हैं। द फंडामेंटल ऑर्गेनाइजेशनल यूनिट ऑफ लाइफ इज सेल। सेल्स आर इनक्लोज्ड बाय अ प्लाज्मा मेम्ब्रेन composed of lipids and proteins. Very important, हमने lipoproteins वर्ड यूज किया था। lipids मतलब fats. The cell membrane is an active part of the cell. This is an active part of the cell. It regulates the movement of materials between the ordered interior of the cell and the outer environment. Active part है मतलब कि यहाँ से क्रॉस करने के लिए चीज़ों को, सेल को एनर्जी खर्च करनी पड़ती है। ये लिविंग पार्ट ऑफ द सेल है। इन प्लांट सेल्स अ सेल वॉल composed mainly of cellulose is located outside the cell membrane. The presence of the cell wall enables the cell of plants, fungi and bacteria to exist in hypotonic media without bursting. Hypotonic media याद है ना आपको? हाइपोटोनिक सॉल्यूशन जिसमें कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इज मोर एज कंपेयर टू द कंसंट्रेशन ऑफ वाटर इनसाइड द सेल। तो उसमें तो एंडोस्मोसिस हो जाएगा। वहाँ पर सेल वॉल जो होती है, प्रेजेंस ऑफ सेल वॉल, इसको बर्स्ट होने से बचाती है। फिर द न्यूक्लियस इन यूकैरियोट्स इज सेपरेटेड फ्रॉम द साइटोप्लाज्म बाय डबल लेयर्ड मेम्ब्रेन। न्यूक्लियस बाइन्यूक्लिएटेड या डबली मेम्ब्रेनेटेड होता है। उसकी दो मेम्ब्रेन होती हैं एंड इट
डायरेक्ट्स द लाइफ प्रोसेसेस ऑफ द सेल, इसलिए हम उसको कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन सेंटर ऑफ द सेल भी बोलते हैं और उसको ब्रेन ऑफ द सेल भी बोलते हैं। द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम ER functions both as a passageway for intracellular transport प्रोटीन्स का, लिपिड्स का, एंड एज अ मैन्युफैक्चरिंग सरफेस। हाँ, जहाँ पे प्रोटीन्स बनेंगे, फैट्स बनेंगे, प्रोटीन्स बन रहे होते हैं RER रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे, और फैट्स बन रहे होते हैं SCR पे। द गोल्गी apparatus consists of stacks of membrane bound vesicles that function in the storage, modification and packaging of substances manufactured in the cell. Specifically, the substances manufactured in endoplasmic reticulum are packaged and dispatched to the various parts inside the cell. इसको हम intracellular transportation बोलते हैं। Most plant cells have large membranous organelles called plastids, which are of two types, chromoplasts and leucoplasts। ये बात हमने कल की क्लास में कर ली थी, आपको समझ में आ गई होगी। Chromoplasts that contain chlorophyll are called chloroplasts and they perform photosynthesis. The primary function of leucoplast is storage. Most mature plant cells have a large central vacuole that helps to maintain the turgidity of the cell. To maintain the turgidity of the cell का मतलब कि सेल को इन्फ्लेटेड रखना, फुला के रखना, और उसके अंदर जो वाटर का लेवल मेंटेन करके रखना, जिसको हमने ऑस्मो रेगुलेशन बोला था। इट स्टोर्स इंपॉर्टेंट सब्सटेंसेस इंक्लूडिंग वेस्ट्स। प्रोकैरियोटिक सेल्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स। देयर क्रोमोसोम्स आर कंपोज्ड ऑफ ओनली न्यूक्लिक एसिड, मतलब उसमें न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती, हम उसको न्यूक्लियोइड बोलते हैं। दे हैव ओनली वेरी स्मॉल राइबोसोम्स एज ऑर्गेनेल्स। राइबोसोम्स आर द टाइप ऑफ ऑर्गेनेल्स। एग्जाम्पल ऑफ एन ऑर्गेनेल जिसमें मेम्ब्रेन नहीं होती, जो कि मतलब डबल मेम्ब्रेनेटेड नहीं होते या मेम्ब्रेन बाउंड नहीं होते। दे आर लाइक पार्टिकल्स और ग्रेन्यूल्स। Cells in organisms divide for growth of body, for replacing dead cells and for forming gametes for reproduction। ये बात हमने अभी अभी थोड़ी देर पहले सीखी है। तो with this our chapter cell is over, और आई होप आपको ये बात अच्छे से समझ में आई होगी। मैं आपको इसके नोट्स अब भेजूँगा, आप इस चैप्टर को अपनी बुक से पूरा ठीक से बैक टू बैक पढ़ते जाएं। वीडियोस चाहें तो अपने सामने खोल के रख लें, और बारी बारी से कोई भी डाउट हो तो उसमें क्लियर कर लें, और अपने नोट्स को कंसोलिडेट करें। एक पेन पेपर लेकर के नोट्स को अंडरलाइन भी करें, उसमें कुछ एक्स्ट्रा नॉलेज डालना चाहते हैं तो उस नोट्स के अंदर लिखें। आपका पेन चलेगा तो आप ज़्यादा चीज़ें याद रख पाओगे। ठीक है, तो विद दिस द चैप्टर सेल इज़ ओवर। थैंक यू।